हमने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर की प्रिपरेशन के हवाले से मॉक टेस्ट लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है। इस सिलसिले में हमारा आज मॉक टेस्ट 4 है और मॉक टेस्ट 4 के अंदर हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 5 का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक लेंथी चैप्टर है, और इसके पार्ट 2 के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 5 जो रिमेनिंग है वो और चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मॉक टेस्ट 4 के अंदर हमने 2 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने हैं। ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से जो है वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को गौर से समझ लिया और इनके नोट्स बना लिए तो ये आपको बहुत फायदा देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इससे पहले हमारा जो है वो पूरे का पूरा एक मॉक टेस्ट सेशन 1, 2 और 3 नहीं देखा तो ये वीडियोस प्ले लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप वहां जाकर जो है पहले वो 3 मॉक टेस्ट जो है वो अच्छे से कवर करें। आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी कि फर्स्ट 50, 49 सेक्शंस के अंदर जो है वो बेसिकली किन चीजों से मुताल्लिक बात की गई है और फिर ऑनवर्ड आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 50, फ्रॉम विच सोर्स कैन द कमीशन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO, यानी सेक्शन 50 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO की तैनाती किन जराए से हो सकती है। तो याद रखिएगा, फ्रॉम इट्स ऑन ऑफिसर्स, अ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लिस्ट आर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। चार्ली इसका जो है वो आंसर आएगा, यानी कि सिलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने अफसरान हुकूमत की फराहम करदा फहरिस्त और मातहत अदलिया से जो है DRO मुंतखब कर सकता है। बेसिकली सेक्शन 50 पार्ट 1 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 3 जराए से DRO मुंतखब कर सकता है। नोट कर लीजिएगा। पहले नंबर पर अपने ही अफसरान में से अगर वो दस्तयाब हैं तो पहली प्रायोरिटी अपने ही अफसरान होंगे। दूसरी प्रायोरिटी जो है वफाकी या सूबाई हुकूमत की फराहम करदा फहरिस्त में से, और तीसरी मातहत अदलिया में से, और इसके लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जो है वो जरूरी होती है। यानी कमीशन के पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास चार्ली आएगा। Next question is student, under the section 52, the appointment of district returning officer and returning officer must be made at least how many days prior to the issuance of the election program। यानी सेक्शन 52 के मुताबिक DROs और ROs की तैनाती इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने से कितना दिन पहले लाजमी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली आएगा, यानी 60 डेज। बेसिकली सेक्शन नंबर 52 हमें बताता है कि DROs हैं या ROs हैं कि तैनाती इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने से कम 60 दिन पहले जरूरी है, ताकि ज़मनी इंतखाबात या नागुज़ीर हालात में इस मुद्दत में कमी जो है वो लाई जा सकती है, वरना ओरिजिनल कितना है 60 डेज है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 पार्ट 3, a list of presiding officer and polling officers must be submitted to the district returning officer for the approval at least how many days before the polling day। सेक्शन 53 के मुताबिक प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की फहरिस्त पोलिंग डे से कितना दिन पहले जो है वो DRO को भेजनी जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बीटा आएगा, यानी 30 डेज। बेसिकली हमें सेक्शन 53 पार्ट 3 में वाज़े तौर पर बताया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की मुकम्मल फहरिस्त जो है वो कम से कम 30 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO को मंजूरी के लिए भेजे। इसलिए जरूरी है ताकि जांच पड़ताल है या उनकी ट्रेनिंग है या दीगर जो जिम्मेदारियां हैं काम की तकसीम के हवाले से वो वक्त पर क्या हो सके, मुकम्मल हो सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा, यानी 30 डेज। सेक्शन 55 स्टेट्स दैट एन इलेक्शन ऑफिशियल इज डीम्ड टू बी अंडर द कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ कमीशन फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अंटिल। सेक्शन 55 के मुताबिक इलेक्शन अफसर
कमीशन के कंट्रोल में कब तक रहेगा? याद रखिएगा, द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्निंग कैंडिडेट इन द ऑफिशियल गजेट, जब तक जो है गजेट में कामयाब उम्मीदवार का नाम शाये नहीं हो जाता या कामयाब उम्मीदवार का नाम शाये होने तक। सेक्शन 55 के मुताबिक कोई भी इलेक्शन अफसर अपनी तैनाती की तारीख से लेकर उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल और नज्म ज़ब्त में होता है जब तक कामयाब उम्मीदवार का नाम सरकारी गजेट में शाये न हो जाए, यानी मुकम्मल इंतखाबी अमल होने तक कमीशन इन्हें अफसरान पर क्या रखता है? अख्तियार जो है वो रखता है। चार्ली इसका आंसर है। What is the time limit for a candidate or objector to file an appeal against the decision of the returning officer on the nomination paper as per section 63? सेक्शन 63 में नामजदगी पर आरओ के फैसले के खिलाफ अपील कब दायर की जा सकती है? तो याद रखिएगा, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। दिस इज नॉट पर्टिकुलर डेज विच आर फिक्स्ड इन द इलेक्शन एक्ट, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, यानी जितनी मुद्दत कमीशन मुकर्रर करेगा उसी मुद्दत के अंदर जो है आरओ के खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। सेक्शन 63 के मुताबिक अपील के लिए कोई फिक्स मुद्दत नहीं दी गई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन के लिए खुद मुद्दत मुकर्रर जो है वो करता है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन प्रोग्राम में शामिल होती है। लिहाजा अपील वही कबूल होगी जो कमीशन क्या करेगा? मुकर्रर करेगा। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, द डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन द नेशनल असेंबली अंडर द सेक्शन 61 इज। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बीटा 30,000 जो है। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि सेक्शन 61 कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए जमा शुदा डिपॉजिट कितनी रकम है? तो आप बताएंगे 30,000 रुपए। बेसिकली सेक्शन 61 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए जो है 30,000 रुपए डिपॉजिट जमा कराना होगा और सूबाई असम्बली के लिए 20,000। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट कर लेंगे। कौमी असम्बली के लिए कितना? 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए कितना? 20,000। ये फीस उम्मीदवार की जो है संजीदगी और गैर संजीदा शख्सियात की जो है वो हौसला शिकनी के लिए रखी गई है। यानी बेसिकली ये है कि अगर यूं तो अगर ये फी ना होती तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक्ट एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, तो इसलिए जो है एक हैवी अमाउंट जो है वो हैंडसम अमाउंट जो है वो रखी गई 20 से 30,000 तक। 20,000 सूबाई असम्बली के लिए और 30,000 कौमी असम्बली के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65, हाउ कैन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर? के बेसिकली यहां पर हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 65 उम्मीदवार अपनी नामजदगी कैसे वापस ले सकता है? तो याद रखेंगे, थ्रो अ नोटिस इन राइटिंग डिलीवर टू द रिटर्निंग ऑफिसर। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि रिटर्निंग अफसर को तहरीरी नोटिस देकर जो है वो क्या कर सकता है? वो जो है अपनी नामजदगी वापस ले सकता है। बेसिकली किसी भी उम्मीदवार को अपनी नामजदगी वापस लेने के लिए तहरीरी नोटिस आरओ को खुद जमा कराना होता है। नोटिस पर उम्मीदवार के दस्तखत जरूरी होते हैं। मीडिया में ऐलान या जबानी इतला जो है वो काबिल कबूल नहीं होती, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, under the section 67 an independent candidate is allotted a symbol। बेसिकली सेक्शन 67 के मुताबिक आजाद उम्मीदवार को इलेक्टोरल असेंबली में सिंबल जो है वो कैसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्टोरल सिंबल जो है वो बेसिकली फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द सिंबल्स नॉट एलोकेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। चार्ली इसका आंसर आएगा, यानी ऐसा निशान जो किसी सियासी जमात को अलाट ना हो। आजाद उम्मीदवारों को हमेशा उस फहरिस्त में निशान दिया जाता है जो किसी भी सियासी जमात को पहले से अलाट ना हुआ हो। इसका मकसद ये है कि वोटर कंफ्यूज ना हो और पार्टी उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार में जो है वो फर्क क्या रहे? वाजे रहे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एज पर सेक्शन 69 द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर अ जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली। सेक्शन 69 के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोल्स किस दिन जो है वो होंगे? तो याद रखिएगा, ऑन द सेम डे।
एक ही दिन में, ऑन द सेम डे, बीटा इसका आंसर आएगा। सेक्शन 69 के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग कराई जाती है। इसका मकसद ये है कि वन डे पोल का असूल जो है वो अपनाया जाता है, ताकि एक इलाके के नताइज का दूसरे इलाकों पर असर ना पड़े। इसलिए इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बीटा, यानी कि ऑन द सेम डे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, the hours of the poll fixed by the commission under the section 70 must not be less than, basically section 70 पोलिंग के औकात कम से कम कितने घंटे हों, तो याद रखिएगा इसके लिए जो कम से कम घंटे रखे गए हैं वो बेसिकली 8 घंटे रखे गए हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो बीटा आएगा, यानी कि कमीशन कम से कम 8 घंटे की पोलिंग लाजमी रखेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो अपना हक के राय इस्तेमाल कर सकें और रश और हजूम को क्या किया जाए, कम किया जा सके। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 72 ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट मे रिटायर फ्रॉम द इलेक्शन बाय नोटिस इन राइटिंग डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर नॉट लेटर देन, यानी सेक्शन 72 के मुताबिक उम्मीदवार इंतखाब से कब रिटायर हो सकता है, तो याद रखेंगे पोलिंग डे से 4 डेज पहले, यानी कि 4 डेज बिफोर द पोलिंग डे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि सेक्शन 72 के मुताबिक कोई भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो अपनी रिटायरमेंट का तहरीरी नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर को पोलिंग से कम 4 दिन पहले जो है वो दे सकता है। इसका मकसद ये है कि इंतखाबी अमल में आखिरी लम्हात में कोई रुकावट जो है या गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा ना हो। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, इफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट डाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल व्हाट एक्शन डज द रिटर्निंग ऑफिसर टेक अंडर द सेक्शन 73। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द प्रोसीडिंग आर टर्मिनेटेड एंड फ्रेश प्रोसीडिंग्स आर कमेंस्ड, मीन चार्ली इसका आंसर है। यानी कि सेक्शन बेसिकली 73 के मुताबिक अगर कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट पोल शुरू होने से पहले फौत हो जाए तो मौजूदा इंतखाबी कार्रवाई क्या कर दी जाएगी, मंसूख की जाती है, और आरओ नए सिरे से इंतखाबी कार्रवाई जो है वो शुरू करता है और दीगर उम्मीदवारों को नई नामजदगी फाइल जो है करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 76 ए कैंडिडेट में अपॉइंट हाउ मेनी इलेक्शन एजेंट्स, तो याद रखिएगा 3। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेक्शन 76 के मुताबिक एक उम्मीदवार कितने इलेक्शन एजेंट्स मुकर्रर कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। बेसिकली सेक्शन 76 पार्ट 1 में बताया गया है कि 2000, ये बेसिकली 2023 की तरमीम के बाद मैं बात कर रहा हूं कि एक उम्मीदवार को 3 इलेक्शन एजेंट्स मुकर्रर करने की इजाजत है, लेकिन कंसोलिडेशन नताइज जमा करने के वक्त सिर्फ एक एजेंट ही मौजूद हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। नेक्स्ट है जी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट शो द empty ballot box to the candidate or agents and obtain their signature as per, यानी कि सेक्शन ये बेसिकली हमें बताता है सेक्शन 78 पार्ट 4 के मुताबिक जो है पोल शुरू होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या दिखाता है, तो आप बता देंगे कि ये बात सेक्शन 78 पार्ट 4 में बताई गई है कि पोल शुरू होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खाली बैलेट बॉक्स सारे उम्मीदवारों या इनके एजेंट्स के सामने दिखाना होता है और इनसे दस्तखत लेकर फिर बॉक्स को क्या करना होता है, बंद या सील किया जाता है। यह शफाफियत के लिए एक लाजमी कदम है। इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें सेक्शन 78 पार्ट 4 के अंदर मिलती है। ये एक बहुत अहम एमसीक्यू है। फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ वोटर the presiding officer must require the production of as per section 84 part 1, यानी कि सेक्शन 84 पार्ट 1 के मुताबिक
वोटर की शनाख्त के लिए कौन सा दस्तावेज जो है वो लाजिम है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल एमसीक्यू है, ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, असल कौमी शनाख्ती कार्ड CNIC। सेक्शन 84 पार्ट 1 के मुताबिक वोटर की शनाख्त सिर्फ नादरा की तरफ से जारी करदा असल CNIC दिखाकर जो है वो साबित की जाती है। यूटिलिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटर कार्ड शनाख्त के लिए जो है ये काफी नहीं होते, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, ए टेंडर बैलेट पेपर इज इशूड अंडर 85 व्हेन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है सेक्शन 85 के मुताबिक कब जारी किया जाता है? उस वक्त जारी किया जाता है व्हेन अ पर्सन अपील फॉर अ बैलेट पेपर आफ्टर समवन हैज ऑलरेडी वोटेड अंडर देयर नेम। बीटा आंसर है, यानी जब कोई शख्स बैलेट मांगे जबकि उसके नाम पर पहले ही वोट पड़ चुका हो तो फिर टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है वो जारी होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर पोलिंग स्टेशन पर कोई शख्स आकर बैलेट पेपर मांगे और लिस्ट में पता चले कि उसके नाम पर पहले ही किसी ने वोट डाला हुआ है तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसे टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है वो जारी करता है। बेसिकली इसे अलग लिफाफे या पैकेट में रखा जाता है, इब्तदाई गिनती में शामिल नहीं होता, मगर अदालती इंक्वायरी की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। इसका मकसद वोटर इम्प्रोवाइजेशन जो है उसकी शनाख्त चोरी से क्या है, हिफाजत करना है। ये इसका बेसिक पर्पज है। नेक्स्ट है जी, द प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल स्टॉप द पोल अंडर द सेक्शन 88 इफ। प्रेजाइडिंग ऑफिसर सेक्शन 88 के मुताबिक पोल कब रोक सकता है? तो याद रखेंगे, द बैलेट बॉक्स इज अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ द कस्टडी आर डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? चार्ली। यानी जब बैलेट बॉक्स किसी की तहवील से गैर कानूनी तौर पर निकाल लिया जाए या तबाह हो जाए तो फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है पोल क्या कर सकता है? रोक सकता है। सेक्शन 88 के मुताबिक पोलिंग अफसर सिर्फ इंतहाई संगीन सूरत हाल में जो है वो पोलिंग को रोक सकता है। यानी उन संगीन सूरत हाल में एक सूरत हाल ये है अगर बैलेट बॉक्स छीन लिया जाए, चुरा लिया जाए या तबाह कर दिया जाए, और ये इंतखाबी अमल की शफाफियत को बरकरार अगर ना रख सके तो फिर इसके लिए पोलिंग रोकना जो है वो एक नुमाया और अहम हल है। बारिश है या कम टर्नआउट है या किसी उम्मीदवार के आगे होने पर पोल नहीं रोका जा सकता, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 90 वेयर इज द काउंट ऑफ वोट्स कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ द पोल। यानी कि यहां पर स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि सेक्शन 90 के मुताबिक वोट की गिनती कहां की जाती है? तो याद रखिएगा, वोट की गिनती हमेशा जो है वो पोलिंग स्टेशन पे की जाती है, एट द पोलिंग स्टेशन। कानून का बुनियादी असूल है कि वोट की गिनती पोलिंग मुकम्मल होते ही उसी पोलिंग स्टेशन पर की जाए ताकि बैलेट बॉक्स को ले जाते हुए किसी किस्म की हेरा फेरी या टेम्परिंग जो है वो ना हो सके और गिनती उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स की मौजूदगी में क्या हो, मुकम्मल हो, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद है ए बैलेट पेपर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट अंडर द सेक्शन 90 पार्ट 4 फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। सेक्शन 90 पार्ट 4 के मुताबिक कौन सा बैलेट पेपर शुमार से खारिज नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे विच इज मार्क्ड इन फेवर ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, चार्ली, यानी जो कामयाब उम्मीदवार के हक में हो। बैलेट पेपर बेसिकली मदरजा झेल वजूहात पर खारिज किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी मोहर ना हो तब खारिज किया जा सकता है, गलत या गैर मिजाज निशान लगा हो तब भी खारिज किया जा सकता है, निशान वाजे ना हो कि किसको वोट दिया गया है तब भी खारिज किया जा सकता है। लेकिन ये वजह कि वो जीतने वाला उम्मीदवार जो है वोट उसको दिया गया है तो इसको बेस बनाकर जो है वो वोट खारिज नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट ऑफ वोटर अंडर द सेक्शन 91 टू मॉनिटर। बेसिकली इसमें हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 91 के मुताबिक जो जेंडर बुनियादों पर वोटर लिस्ट तैयार करने का मकसद क्या है? तो द टर्न आउट ऑफ द वोटर्स, वुमेन वोटर एंड रिपोर्ट
इफ दे हैव बीन रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम वोटिंग, बीटा इसका आंसर आएगा। यानी खवातीन का टर्न आउट देखना इसका बेसिक पर्पस है कि कहीं उनको वोट से रोका तो नहीं गया, तो ये रिपोर्ट जो है वो वाजे करती है। बेसिकली स्टूडेंट सेक्शन 91 खवातीन के वोट के हक को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देता है, खवातीन के वोट के हक के लिए यकीनी है। तो इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हिदायत की जाती है कि मर्द और खवातीन वोटर्स की अलहदा जो है तादाद लिखना होती है। अगर खवातीन को मना किया जा रहा हो तो फौरी रिपोर्ट करना जो है वो होता है। ये खवातीन की इंतखाबी शमूलियत यकीनी बनाने के लिए जो है एक अहम कदम शुमार होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड टू कास्ट अ वोट बाय पोस्टल बैलेट अंडर द सेक्शन 93। सेक्शन 93 के मुताबिक जो पोस्टल बैलेट है ये कौन डाल सकता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, पर्सन ऑन इलेक्शन ड्यूटी एट पोलिंग स्टेशन अदर देयर ऑन। ये बेसिकली याद रखिएगा वो शख्स जो अपने असल पोलिंग स्टेशन के अलावा किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी ड्यूटी पर हो तो वो पोस्ट के जरिए से जो है वो वोट डाल सकता है। और पोस्टल बैलेट दर्ज झेल मखसूस अफराद के लिए जो है वो फिक्स होता है। उनमें एक है इंतखाबी ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन, नंबर 2 है जेल में कैद अफराद, नंबर 3 है माजूर अफराद जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते, और इसके अलावा आम वोटर जो है जो छुट्टी पर गया हुआ शख्स है या कोई ऐसा शख्स जिसे जाने में मुश्किल हो तो वो पोस्टल बैलेट जो है वो नहीं डाल सकता, याद रखेंगे। यानी कि सिर्फ 3 तरह के लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारी मुलाजमीन, जेल के अफराद, माजूर अफराद और पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते। आम वोटर जो छुट्टी पर गया हुआ हो या कोई दूसरा शख्स जो है जिसे जाने में मुश्किल हो तो वो पोस्टल बैलेट इस्तेमाल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी। बेसिकली सेक्शन 94 के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट कहां हो सकते हैं? तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो है बाई इलेक्शंस ओनली, सिर्फ बाई इलेक्शन में जो है ये हो सकते हैं। बीटा इसका आंसर आएगा। सेक्शन 94 पार्ट 1 के मुताबिक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनकी वोटिंग के निजाम को पहले बाई इलेक्शन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाया जाएगा ताकि इसकी टेक्निकल सिक्योरिटी, राजदारी और काबिल अमल होना जो है वो चेक किया जा सके। आम इंतखाबात में यह सीधा लागू नहीं होगा, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अंडर द सेक्शन 95 पार्ट 5 a recount of the ballot papers can be requested by a candidate before consolidation if the margin of victory is less than, यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि सेक्शन 95 पार्ट 5 के मुताबिक रिकाउंट कब लाजमी तौर पर जो है वो किया जा सकता है? जब जीत का मार्जिन 5% या मुकर्रा वोटों से कम हो तो फिर जो है इसके लिए ये काम जो है वो किया जा सकता है, यानी कि बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। बेसिकली कानून के मुताबिक उम्मीदवार रिकाउंट की दरखास्त दे सकता है अगर कुल डाले गए वोटों का 5% मार्जिन हो या कौमी असेंबली के लिए 8000 वोट और सूबाई असेंबली के लिए ये कितना रखे गए हैं, 4000 वोट रखे गए हैं। यानी कि अगर मार्जिन 8000 वोट या 4000 वोट का हो तो फिर रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड होगी। जो भी तादाद कम हो रिकाउंटिंग उस बुनियाद पर क्या होगी, लाजमी तसव्वुर जो है वो की जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इफ इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी of votes between two candidates after the consolidation, what does returning officer do under the section 97? यानी यहां पर हमें यह बता रहा है स्टूडेंट कि सेक्शन 95 के मुताबिक जो बेसिकली इलेक्शंस हैं यानी कि इक्वलिटी ऑफ द वोट की सूरत में क्या होता है, तो याद रखेंगे अगर दोनों कैंडिडेट्स में वोट बराबर है तो डिक्लेयर बोथ कैंडिडेट रिटर्न एंड दे सर्व हाफ ऑफ द टर्म ईच। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जाता है और वो आधा आधा मुद्दत जो है उनको मुद्दत मुलाजमत को हाफ हाफ में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड, कि हाफ एक के लिए और हाफ दूसरे के लिए। अगर दो उम्मीदवारों के वोट बिल्कुल बराबर हो जाएं तो दोनों को रिटर्न्ड कैंडिडेट
करार दिया जाता है, लेकिन पहले आधी मुद्दत कौन पूरी करेगा इसके लिए कुरानंदाजी की जाती है, याद रखेंगे। और ये इंतखाब जो है इंतहाई मुनफरिद सेक्शन जो है वो काउंट होता है, जिसमें अगर वोट ऑफ इक्वलिटी के नाम से ये जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बन सकता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी, द कमीशन मस्ट पब्लिश the name of the returned candidate in the official gazette which in within how many days from the date of the poll as per section 98। सेक्शन 98 के मुताबिक जो रिजल्ट गजेट में कब शाये किया जाता है, तो याद रखेंगे ये बेसिकली 14 डेज के अंदर जो है शाये किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बीटा आएगा। पोलिंग के दिन से 14 डेज के अंदर कामयाब उम्मीदवारों का नाम जो है वो सरकारी गजेट के अंदर क्या किया जाता है, शाये किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स आर रिटेन्ड बाय द कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एज पर सेक्शन 99 अनलेस। सेक्शन 99 के मुताबिक इंतखाबी रिकॉर्ड जो है वो कितने अरसा जो है वो रखा जाता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर इलेक्शन जो है वो क्या हो, पिटीशन फाइल हो जाए तो फिर जो है रिकॉर्ड मुद्दत से ज्यादा जो है वो रखा जा सकता है। एंड इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड, तो ये एक शर्त लगाई गई है। बेसिकली आमतौर पर रिकॉर्ड 1 साल तक रखा जाता है, लेकिन अगर कोई इंतखाबी पिटीशन दायर हो जाए तो फिर रिकॉर्ड जो है वो मुकदमे के फैसले तक क्या रखा जाता है, महफूज रखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है, फॉर अ बाई इलेक्शन the days of for the survival of stages of the election are specified in the notification by the commission as per। यानी कि बाई इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो किस सेक्शन के तहत मुकर्रर होता है, तो आप बता देंगे स्टूडेंट्स सेक्शन 102 के तहत। 40 का आंसर आएगा सेक्शन 102 पार्ट 2 के मुताबिक बाई इलेक्शन के तमाम मराहिल के दिन कमीशन जो है नोटिफिकेशन में क्या करता है, मुकर्रर करता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेक्शन 102। और अगर टू द पॉइंट डी पूछा जाए तो फिर इसका पार्ट 2 है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और बायोमेट्रिक पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कहां हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ बाई इलेक्शंस के अंदर हो सकते हैं। बीटा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी सेक्शन 103 के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं सिर्फ बाई इलेक्शन में किए जा सकते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी और सिक्योरिटी का क्या किया जाए, जायजा लिया जा सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अंडर द सेक्शन 84 पार्ट 5 a ballot paper shall not be issued to a person who। सेक्शन 85 पार्ट 84 पार्ट 5 के मुताबिक किस सूरत में बैलेट पेपर जारी नहीं होगा, तो याद रखेंगे जब जो आमतौर पर क्या है वोटर है वो काउंटर फॉइल पर अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करेगा, रिफ्यूजेस टू पुट देयर थंब इंप्रेशन ऑन द काउंटर फॉइल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा। अंगूठे का निशान ना लगाना जो है बेसिकली ये किसके लिए है, ताकि फ्रॉड रोकने में रुकावट, इसलिए ऐसे शख्स को बैलेट पेपर जारी नहीं किया जाएगा जो है वो थंब इंप्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, द लिस्ट ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है विद देयर allotted symbol must be exhibited by the returning officer at a prominent place in each polling station on the day of the poll as per section। तो याद रखेंगे as per section 68। 40 का आंसर है। सेक्शन 68 पार्ट 2 के मुताबिक उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है और उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशानात हैं ये पोलिंग स्टेशन पर नुमाया जगह पर क्या किए जाते हैं, अवेजा किए जाते हैं। और इनको अवेजा करना जो है एक लाजमी हिस्से के तौर पर जो है वो बताया गया है सेक्शन 68 के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे मॉक टेस्ट का पार्ट 1 था, जिसमें हमने चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी मॉक टेस्ट 4 को
आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मजीद चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनके मॉक टेस्ट 1, 2, 3 इसी असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। वहां जाकर आप इनको जो है वो कंसर्न कर सकते हैं। अगर आप इनके पीडीएफ की शक्ल में नोट्स मंगवाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके जो है हमसे नोट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।